हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिफाइन करे गए 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स की। ये टर्म्स हैं मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। जब हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल था तो ये तीनों टर्म्स जो हैं वो सेक्शन 4 में डिफाइंड थे। अब ये जो नया एक्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, यह इसके डेफिनेशन क्लॉज में ही इंसर्ट कर दिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मे प्रिज्यूम से। जो मे प्रिज्यूम टर्म है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एच में डिफाइन करा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मे प्रिज्यूम। वेन एवर इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस अधिनियम, बाय दिस अधिनियम का मतलब क्या है? बाय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट। जब यह इस अधिनियम के किसी भी सेक्शन के अंडर दिया गया है कि कोर्ट किसी फैक्ट के होने का या ना होने को प्रिज्यूम कर सकता है, यह मान सकता है, अपने ओपिनियन में ला सकता है कि यह फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इट में आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। तो अगर अधिनियम में दिया गया है कि कोर्ट एक फैक्ट को प्रिज्यूम कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि एक फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता एग्जिस्ट, तो यह कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी, क्योंकि वर्ड इस्तेमाल हुआ है मे। इट मे आइदर रिगार्ड, इट कौन है यहाँ? कोर्ट। कोर्ट में आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, तो कोर्ट मान सकता है कि वह फैक्ट प्रूव हो गया है कि क्या, कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। तो अगर कोर्ट ये मान लेता है कि वो फैक्ट जो है वो प्रूफ हो गया है कि क्या वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, अगर ये मान लेता है अपने ओपिनियन में कि मैं मान रहा हूँ कि ये फैक्ट प्रूव हो गया, तो जो अपोजिट पार्टी है जिसके खिलाफ वो फैक्ट प्रूफ हुआ है वो एविडेंस दे सकता है और बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यह प्रूव करने के लिए कि यह है जो आप फैक्ट प्रिज्यूम कर रहे हो कि ये फैक्ट प्रूव हो गया है, असल में यह फैक्ट गलत है, और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। अगर अब कोर्ट के पास पहला ऑप्शन क्या था कि प्रिज्यूम कर ले कि फैक्ट प्रूव हो गया, कि फैक्ट प्रूव हो गया, और दूसरा ऑप्शन कोर्ट के पास क्या है, या फिर कोर्ट में कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, या कोर्ट कह सकता है कि मैं नहीं मानता कि ये फैक्ट प्रूव हो गया, आप इसके लिए एविडेंस लाओ और एविडेंस लाकर इसको प्रूव करो, बिना एविडेंस लाए मैं इसको फैक्ट को प्रूव नहीं मानूंगा। तो मे प्रिज्यूम में कोर्ट के पास ये ऑप्शन है, क्योंकि वर्ड क्या इस्तेमाल हो रहा है? मे। जहां भी मे शब्द का प्रयोग हो जाए किसी भी एक्ट में, उसका मतलब यह होता है कि इट इज अपॉन द कोर्ट डिस्क्रिशन, वहां पर कोर्ट की डिस्क्रिशन आ जाती है। ठीक है, तो समरी यह है कि अगर कोर्ट के सामने कोई फैक्ट आता है और इस एक्ट में, अधिनियम में यह दिया गया है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको फैक्ट को प्रिज्यूम कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता, मे प्रिज्यूम। तो कोर्ट के पास पावर है कि या तो वो उस फैक्ट को प्रिज्यूम कर ले, और फिर बर्डन ऑफ प्रूफ अपोजिट पार्टी पर शिफ्ट हो जाएगा, यह दिखाने का कि कोर्ट की जज साहब आपने फैक्ट गलत प्रिज्यूम कर लिया है, यह फैक्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। या फिर कोर्ट सीधा बोल दे कि मैं नहीं मानता, ये फैक्ट प्रूव हो गया है, आप पहले इसको एविडेंस लाओ और एविडेंस लाकर इसको प्रूव कर दो। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। नाउ shall presume. Whenever it is directed by this अधिनियम that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. Now आप देख रहे होंगे मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो बिल्कुल सेम है, बस एक शब्द का अंतर है, वो है शैल। और ये शैल जो है ये सारा मेन डिफरेंस क्रिएट करता है मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम में। जहाँ भी शैल वर्ड का यूज़ हो जाए किसी भी एक्ट में, वहाँ माना जाता है कि ये कोर्ट की ड्यूटी बन गई है, अब ये मैंडेटरी है कोर्ट के ऊपर वो काम करना। तो शैल प्रिज्यूम का मतलब क्या है? अगर इस अधिनियम में किसी भी सेक्शन में दिया हुआ है कि कोर्ट को वो फैक्ट प्रिज्यूम ही करना पड़ेगा, शैल प्रिज्यूम है, तो अब जैसे पहले मे प्रिज्यूम में कोर्ट के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो उस फैक्ट का प्रूफ होना मान ले रहा था बिना एविडेंस के लाए, या फिर उसके पास ऑप्शन था कि वो बोल रहा था कि फैक्ट वो एविडेंस लेकर उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए। यहाँ कोर्ट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ कोर्ट को मानना ही पड़ेगा कि वो फैक्ट प्रूव हो गया है ऑलरेडी बिना एविडेंस लाए। जैसे ए के फेवर में शैल प्रिज्यूम की ड्यूटी है कोर्ट के ऊपर, तो अगर
एक कोई भी फैक्ट रखता है और इस अधिनियम में दिया गया है कि वो फैक्ट कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगा, उसको प्रिज्यूम करेगा, तो वो एक्ट प्रूफ हो जाएगा बिना ए के एविडेंस दिए हुए। बट आप कहोगे ये तो अनफेयर हो जाएगा, बी जो दूसरी पार्टी है, मान लिया बी है इस केस में, उसके ऊपर अनफेयर हो जाएगा, क्या पता वो फैक्ट एग्जिस्ट ही ना करता हो, क्या पता वो फैक्ट ही गलत हो। तो अभी भी बी के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो उस फैक्ट को अपना एविडेंस लाकर डिस्प्रूव कर दे कि जज साहब ये लो एविडेंस, मैं इस एविडेंस के जरिए ए के लाए हुए फैक्ट को डिस्प्रूव करता हूं। तो यही दिया गया है, इट शैल रिगार्ड सच एज प्रूव्ड, मतलब कोर्ट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। जब तक यह है डिस्प्रूव ना हो, डिस्प्रूव कौन करेगा? अपोजिट पार्टी, जिसके अगेंस्ट वो फैक्ट काम करेगा। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ दिया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में। Conclusive proof means when one fact is declared by this adhiniyam to be conclusive proof of another, the court shall, on the proof of the one fact, regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस अधिनियम में किसी एक फैक्ट को किसी दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ बताया गया है, तो अगर वो पहला फैक्ट प्रूव कर दिया तो हमें वो दूसरा फैक्ट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहला फैक्ट प्रूव हो गया तो वही दूसरे फैक्ट का भी कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है सेक्शन 116 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको हम पहले, बहुत फेमस था ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 112 में, जिसमें क्या दिया गया है? बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। अगर किसी चाइल्ड का बर्थ होता है किसी दो पर्सन्स के मैरिज के बीच में, मतलब मैरिज उनकी सबसिस्ट कर रही है और उसका बर्थ हो गया किसी चिल्ड्रन का, तो क्या माना जाएगा कि वो जो चिल्ड्रन है वो लेजिटिमेट है, वो जो चिल्ड्रन है वो लेजिटिमेट चिल्ड्रन है। अगर देखो, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे कि अगर चाइल्ड की लेजिटिमेसी क्वेश्चन में आ गई तो कैसे प्रूफ करेंगे? अगर ये प्रूफ कर पाए कि जो मैरिज थी ए और बी की वो सबसिस्टिंग थी और उस सबसिस्टिंग मैरिज में ही वो चिल्ड्रन हुआ है, तो वो चिल्ड्रन लेजिटिमेट मान लिया जाएगा। तो अगर यहाँ पहला फैक्ट प्रूव हो गया, और पहला फैक्ट क्या है कि जो उनकी शादी थी वो सबसिस्टिंग थी और उनकी शादी के सबसिस्ट होते होते ही वो बच्चा पैदा हो गया, तो यह माना जाएगा ये दूसरा फैक्ट है। दूसरा फैक्ट क्या है क्वेश्चन में? लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड, वो प्रूव माना जाएगा। और वो प्रूफ कैसा होगा? कंक्लूसिव प्रूफ। वो प्रूफ कैसा होगा? कंक्लूसिव प्रूफ। तो यह इसका एग्जाम्पल है कि अगर आपने पहला फैक्ट प्रूव कर दिया तो दूसरा फैक्ट ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। बट यह बहुत रेयर चांसेस में होता है और इसके अधिनियम में जो एग्जाम्पल्स हैं, जो इंस्टेंसेस हैं, वो भी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरी पार्टी है उसके साथ गलत हो सकता है कुछ भी। जो राइट ऑफ ऑडी अल्टरम पार्टम है वो उसका हार्म हो सकता है, इसलिए बहुत कम, और कोर्ट भी बहुत कम सर्कमस्टांसेस में इसका यूज़ करती है। क्योंकि इसका एक पार्ट जो है, देखो इसको पढ़ो, एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्रूविंग इट। क्योंकि जो हम मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम में पढ़ रहे थे कि अपोजिट पार्टी जिसके खिलाफ वो फैक्ट इस्तेमाल हो रहा था उसके पास मौका दिया जा रहा था, उसके पास ऑप्शन था कि वो उस फैक्ट के अगेंस्ट अपना एविडेंस प्रूव ला के उसको डिस्प्रूव कर दे, वह ऑप्शन यहाँ पर इस कंक्लूसिव प्रूफ में नहीं दिया गया। अगर वो पहला फैक्ट प्रूव हो गया और तो ऑटोमेटिक ही दूसरा फैक्ट प्रूव मान लिया जाएगा, उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस अलाउड नहीं होगा। मतलब एग्जाम्पल, अगर यह मान लिया गया कि वो शादी सबसिस्टिंग थी जिसके बीच में चिल्ड्रन हुआ है, तो उस चिल्ड्रन की लेजिटिमेसी के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस लाया नहीं जा सकता। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।